हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने कुछ बैक्टीरियल डिजीज के अंदर स्पेशली मैं बात करूं तो टिटनेस के बारे में हमने अध्ययन किया। क्या होता है टिटनेस, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, टिटनेस में कौन सी एक्सोटॉक्सिन रिलीज होती है, यह टॉक्सिन किस पर काम करती है, ये सारे के सारे पॉइंट और कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बोले तो ट्राइसमस जालोक, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। पढ़ा कि राइसस सार्डोनिकस का मतलब क्या होता है। जब एक पेशेंट हमें ऐसा दिखता है जैसे वो स्माइल फेस कर रहा है, आपका लगेगा कि वह स्माइल आपको दे रहा है, लेकिन उसे एक बीमारी हो गई है टिटनस, इसकी वजह से वह एक लक्षण शो कर रहा है जिसे हम राइसस सार्डोनिकस कहते हैं। इसके अलावा उसकी जो बैक मसल है उसमें आर्च आ जाता है, घुमाव आ जाता है, इस वजह से वह धनुष आकार दिखाई देने लग जाता है, जिसे ऑपिस्टोटोनस लक्षण से हम प्रदर्शित करते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। आज हम कुछ वेक्टर बाउंड डिजीजेस के अंदर लाइक फाइलेरिया, कालाजार, इनमें से एक डिजीज हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है फाइलेरिया। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। फाइलेरियासिस और फाइलेरियासिस जो है उसे हाथी पांव रोग यानी एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ, इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इसका नाम लिटिल बिट डिफरेंस है, एग्जामिनर के माइंड में रहता है, सवाल आने की पूरी संभावना यहाँ से होती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लक्षण देखने को मिलते हैं जो एग्जामिनर के माइंड में रहते हैं। इसके अलावा इस फाइलेरियासिस का जो वेक्टर होता है उस पे भी एग्जामिनर सवाल पेश कर देता है। तो इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलेरियासिस को। लिखा है फाइलेरियासिस और हाथी पांव रोग। तो सबसे पहले तो मैं इस डिजीज के नामकरण के ऊपर ही आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, इसके अन्य नामों से रिलेटेड, इसे और किन किन नामों से जाना जाता है और क्या क्या नाम है इसके इस डिजीज के। तो देखिएगा, इसी फाइलेरियासिस को हम लिम्फेटिक फिलियरियासिस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? लिम्फेटिक फिलियरियासिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के नाम से भी जाना जाता है। बोले तो इसका एक और नाम है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, क्योंकि मोस्टली यह लिम्फ नोड को और लिम्फ वेसल को अफेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम लिम्फेटिक फिलियरियासिस होता है। दूसरा इसे बोलते हैं एलिफेंटियासिस। क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस का मतलब है हाथी पांव। एलिफेंट हम हाथी को बोलते हैं। सेम जैसे हाथी के मोटे मोटे पैर होते हैं वैसे ही इस डिजीज में व्यक्ति के पांव भी हाथी के समान हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम हाथी पांव रोग या एलिफेंटियासिस के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है? तो इसी का नाम है लिम्फेटिक फिलियरियासिस, इसी का नाम है एलिफेंटियासिस, और इसी हमें फाइलेरिया के नाम से भी जानते हैं, फाइलेरिया। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, एलिफेंटियासिस इसी का नाम लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, इसी का नाम फाइलेरिया और फाइलेरियासिस होता है। एक ही बात है, सभी नामकरण इसी डिजीज के रिलेटेड है, कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। एलिफेंटियासिस सवाल आया हुआ है एग्जाम में एक बार कि एलिफेंटियासिस जो है वह कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है? जवाब होगा फाइलेरिया में। बोले तो हाथी पांव रोग किस में होता है? तो जवाब होगा फाइलेरिया में। बोले तो फाइलेरियासिस या लिम्फेटिक फिलियरियासिस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? हाथी पांव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं और बात करने वाले हैं इसकी बीमारी से रिलेटेड एजेंट के बारे में। कौन एजेंट होगा? इस बीमारी का कारक क्या होने वाला है? किसके द्वारा यह बीमारी होती है? तो कारक को समझिएगा आप। इस कारक से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वन बाई वन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एजेंट का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो एजेंट होता है उसे हम बोलते हैं
पैरासाइटिक राउंड वर्म, पैरासाइटिक राउंड वर्म, पैरासाइटिक राउंड वर्म होते हैं जिनके द्वारा यह डिजीज होती है। अगर सवाल आए बताओ आपका जो फिलियरियासिस है या लिम्फेटिक फिलियरियासिस होता है उसका एजेंट क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि उसका एजेंट होने वाला है आपका एक पैरासाइटिक राउंड वर्म। क्या होने वाला है? पैरासाइटिक राउंड वर्म। क्लियर है? तो पैरासाइटिक राउंड वर्म जो है यह इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की एक कैटेगरी है। अब उसमें एग्जैक्ट नाम क्या है तो ध्यान दीजिएगा। पैरासाइटिक राउंड वर्म में 3 इंपॉर्टेंट नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं जो इसके कारक होते हैं, जिनमें नंबर फर्स्ट है वूचीरिया वैनक्रप्टाई, वूचीरिया वॉनक्रप्टाई, वूचीरिया वॉनक्रप्टाई पहला नाम है, वूचीरिया वैनक्रप्टाई, वूचीरिया वैनक्रप्टाई, वैनक्रप्टाई। नंबर फर्स्ट इज वूचीरिया वॉनक्रप्टाई। नाम आप इसे थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में कहा था एटिपिकल नाम्स हैं, इसलिए आप याद करने का प्रयास करें इन्हें। इसका एजेंट जो होता है वह है वूचीरिया वैनक्रप्टाई, वूचीरिया वैनक्रप्टाई, और यह एक प्रकार का पैरासाइटिक राउंड वर्म होता है। इसी में दूसरी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का नाम होता है, इसमें 2 कैटेगरी हैं, सबसे ज्यादा यह पाया जाता है। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी जो आती है उसे हम बोलते हैं टिमोरी, ब्रूजीरिया टिमोरी, जो आपकी ब्रूजिया टिमोरी, ब्रूजिया टिमोरी सेकंड नाम है ब्रूजिया टिमोरी, ब्रूजिया टिमोरी। क्लियर है? सेकंड नाम है ब्रूजिया टिमोरी। तो इसके 2 नाम हो गए, 2 एजेंट, पहला वूचीरिया वैनक्रप्टाई, सेकंड है ब्रूजिया टिमोरी। क्लियर है? तीसरा नाम है ब्रूजिया मलई, ब्रूजिया मलई। नाम देखिएगा, वूचीरिया वैनक्रप्टाई, ब्रूजिया टिमोरी, ब्रूजिया मलई, तीनों इसके एजेंट हैं और यह पैरासाइटिक राउंड वर्म होते हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया में मोस्ट कॉमनली बात करूं, मोस्ट कॉमन इन इंडिया, अगर इंडिया में सबसे ज्यादा नाम आवे कि बताओ इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो आपका जवाब क्या होगा मैं बता रहा हूं, उसका नाम होगा वूचीरिया वैनक्रप्टाई। क्लियर है? अगर आपको बोला जाए कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो आपका जवाब होगा वूचीरिया वैनक्रप्टाई। सर्वाधिक मात्रा में लिम्फेटिक फिलियरियासिस जो जिस एजेंट के द्वारा कोज होता है इंडियन स्टैंडर्ड में, इट इज वूचीरिया वैनक्रप्टाई। क्लियर है? क्या है ये, कौन से संघ में आते हैं, तो ध्यान रखना है यह नीमेटोडा संघ में आते हैं। कौन से संघ में? नीमेटोडा संघ में। फ्लाइग्यू बोलते हैं संघ को, तो नीमेटोडा संघ में आते हैं। कौन सा संघ इनका होता है, तो आपको बताना है नीमेटोडा संघ। जैसे आर्थ्रोपोडा होता है वैसे ही बोलते हैं नीमेटोडा, नीमाटोडा संघ। तो इनका नीमेटोडा संघ होता है फ्लाइग्यू, संघ को बोलते हैं फ्लाइग्यू। तो नीमेटोडा संघ होता है इनका। कौन सा संघ है तो बताना है, नीमेटोडा संघ में आते हैं। यह राउंड वर्म होते हैं, पैरासाइटिक राउंड वर्म है, जिसमें वूचीरिया वैनक्रप्टाई, आपका ब्रूजिया टिमोरी
और ब्रूजिया मलाई। दिस आर अ रेस्पॉन्सिबल एजेंट फॉर लिम्फेटिक फाइलियरियोसिस। क्लियर है? नाम देख लेना एजेंटों का, कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर जब भी ये सवाल मिले आपको बताना है पहला पैरासाइटिक राउंड वर्म, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में एग्जामिनर नहीं जाएगा, याद रखना बहुत सिंपल से सवाल इन पर मिलते हैं। पैरासाइटिक राउंड वर्म, दूसरा जैसे ऐसा ही आ गया बैक्टीरियल है, वायरल है, पैरासाइटिक है, आंसर शुड बी था पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक राउंड वर्म, वुचीरिया बैनक्रॉफ्टाई है उसमें एक, दूसरा ब्रूजिया टिमोरी है, तीसरा ब्रूजिया मलाई है। और संघ इनका जो प्लेग्यू है वह नीमेटोडा संघ इनका होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इनमें कि यह जो आपका डिजीज है फाइलियरियोसिस, इसके अंदर वेक्टर कौन सा होता है यह भी याद रखना। इट इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज। यह वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है। वेक्टर बॉर्न डिजीज लिखाया भी था मैंने जब क्लासिफिकेशन किया था। मलेरिया, फलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी एन्सेफेलाइटिस, ये सारे वेक्टर बॉर्न डिजीजेज होती हैं। तो इनमें जो वेक्टर होता है वह क्या है? जैसे क्वेश्चन आता है क्यूलिक्स एडिस एजिप्टाई, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, क्यूलिक्स, तो ऐसे ही सवाल मिल सकते हैं हमें। डेंगू पर एडिस एजिप्टाई क्वेश्चन मिलता है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस का क्यूलिक्स। तो यहां क्या होगा? वेक्टर क्या है? तो बताना है वेक्टर मॉस्किटो ही होता है। मॉस्किटो बोले तो मच्छर के द्वारा ही यह ट्रांसमिट होती है। अब मच्छर में कौन कौन से हैं तो ध्यान दीजिएगा, दो नाम मैं बता रहा हूं। पहला है क्यूलिक्स मॉस्किटो जो कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस के लिए जिम्मेदार था, और दूसरा मॉस्किटो है मानसोनिया। दोनों ही मॉस्किटो हैं और यह दोनों ही जिम्मेदार होते हैं इसके लिए। लेकिन किस किस के लिए तो देखिएगा, जो मैंने लिखा था सबसे पहले वुचीरिया बैनक्रॉफ्टाई, उसके लिए जिम्मेदार जो है वह तो यह है क्यूलिक्स मॉस्किटो है। लेकिन वहीं इसके लिए जो जिम्मेदार होता है बोले तो मानसोनिया जो है वह जिम्मेदार होता है किन के लिए? दो चीजें मैंने बोली थी, दो एजेंट मैंने बताए थे। पहला मैंने बताया था ब्रूजिया टिमोरी के लिए, और दूसरा मैंने बोला था ब्रूजिया मलाई के लिए। तो इन दोनों के लिए तो होता है मानसोनिया, और इसके लिए होता है वेक्टर क्या नाम? क्यूलिक्स आपका बैनक्रॉफ्टाई के लिए, और मानसोनिया होता है टिमोरी और मलाई के लिए। एजेंट दोनों ही मच्छर हैं, मानसोनिया भी मॉस्किटो है, क्यूलिक्स भी मॉस्किटो ही है। अगर सवाल आए ज्यादा कॉमन कौन सा, तो जरूर हम यही जवाब देंगे, क्योंकि मुख्यतः कौन सा होता है? एजेंट। यही एजेंट मुख्यतः पाया जाता है। मैंने बोला कि मोस्टली एजेंट कौन सा जिम्मेदार है जो कोज करेगा, तो आपका जवाब है वुचीरिया बैनक्रॉफ्टाई। यानी इसके लिए जो वेक्टर होगा वो क्या है? कॉलिक्स। यानी क्यूलिक्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, एक इंपॉर्टेंट वेक्टर के रूप में काम करता है फाइलियरियोसिस में। क्लियर है? चलिएगा इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा लंबा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 8 महीने से लेकर 16 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड देखा जा सकता है। तो थोड़ा लंबा लॉन्ग ड्यूरेशन वाला इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। इसके बाद हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन को, यह डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसमिट होगी, तो सीधा सा जवाब क्या होना है? वेक्टर के द्वारा। तो वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट होने वाली है, वेक्टर बाइट के द्वारा। क्लियर है? वेक्टर बाइट यानी कि आपका जो मॉस्किटो था उसके द्वारा यह ट्रांसमिट हो जाती है। वेक्टर बाइट के द्वारा यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होने वाली है। क्लियर है? इसके अलावा हम बात करें लिम्फेटिक फिलियरियोसिस के अंदर क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिलेंगी फाइलियरियोसिस में। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जगह पर स्वेलिंग देखने को हमें मिल जाती है। सबसे पहले इंगुवाइनल और एक्सिलरी लिम्फ नोड में,
इंगवाइनल जहां हर्निया भी होता है, इंगवाइनल रिंग जहां होती है, इंगवाइनल एंड सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, यानी कि लिम्फ नोड की स्वेलिंग नजर आ सकती है। कहां पर? आपके किस किस जगह पर? तो आप बताएंगे इंगवाइनल एंड सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिल जाएगा। इनमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है आपको। उसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा? स्वेलिंग के अलावा, क्योंकि मुख्यतः यह लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है, इसलिए इंगवाइनल और सर्वाइकल लिम्फ नोड में आपको एनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्वेलिंग नजर आ सकती है, स्वेलिंग इन ज़ाइनाइटल ऑर्गन, ज़ाइनाइटल ऑर्गन्स, ज़ाइनाइटल ऑर्गन में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है आपको। इसके अलावा हाइड्रोसील, हाइड्रोसील यानी कि जो आपका स्क्रोटल एरिया है वहां पर वाटर का अक्यूमुलेशन, हाइड्रोसील वहां देखने को मिल सकता है। उसके अलावा स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, स्वेलिंग इन लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब यानी स्पेशली पैरों में, इसीलिए हाथी पांव रोग कहते हैं। आपका स्वेलिंग इन लोअर लिम्ब आपको देखने को मिल सकता है। फीवर देखने को मिलेगा, फीवर विथ चिल्स, कपकपी के साथ बुखार होना। ये सारे ऐसे लक्षण हैं जो हमें किस चीज को इंडिकेट करेंगे? आपके लिम्फेटिक फ्लेरेसिस को इंडिकेट करते हैं। इंगवाइनल और सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिल सकती है। स्वेलिंग इन ज़ाइनाइटल ऑर्गन, हाइड्रोसील्स, स्वेलिंग इन लोअर लिम्स, फीवर विथ चिल्स, ये सारे के सारे आपको नजर आ सकते हैं। किसके अंदर? तो आपको जवाब होगा लिम्फेटिक फ्लेरेसिस में। चलिए अगर और हम बात करें इसकी पैथोजेनेसिटी के बारे में, किसके बारे में? पैथोजेनेसिटी बहुत ज़्यादा सवाल आने की संभावनाएं नहीं रहती हैं, लेकिन हल्का सा पता होना चाहिए कि यह कैसे काम करता है और किस जगह अफेक्ट करता है। तो ध्यान देना है आपको कि इसमें जो माइक्रोफिलेरी होते हैं, माइक्रोफिलेरी, यह माइक्रोफिलेरी जो होते हैं यह अफेक्ट करते हैं, किसको अफेक्ट करेंगे? तो बताना है यह अफेक्ट करते हैं लिम्फ वेसल्स को, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स को। तो माइक्रोफिलेरीज जो है मॉस्किटो के द्वारा एंटर करेंगे, बाइट के द्वारा, और फिर अफेक्ट करेंगे लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स को। तो याद रखना इसमें इसकी जो माइक्रोफिलेरी है फिर आगे जाके यही कन्वर्ट हो जाती है आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, बोले तो एडल्ट के अंदर, यह इसका लार्वल मतलब स्मॉल फॉर्म है, फिर ये कन्वर्ट होती है एडल्ट फॉर्म के अंदर जो रियलिटी में लक्षण दिखाता है। तो यह एंटर होती है जब आपको मॉस्किटो बाइट करेगा तो बॉडी में एंटर होगी, बॉडी में एंटर होने के बाद में यह लिम्फ नोड से होता हुआ पहुंच जाएगा और लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स को प्रभावित कर देता है। तो यह इसका एक पैथोजेनेटिक फॉर्म है। जैसे आप स्पोरोजोइड, मीरोजोइड, मलेरिया में पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पर माइक्रोफिलेरी जो होती है उनका इफेक्ट होता है और फिर यह आगे जाने के बाद में एडल्ट रूप ले लेती हैं इसका। क्लियर? इन्हीं का मैच्योरेशन होता है। अफेक्ट मोस्टली किसे करती हैं? तो लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड में इनका अफेक्ट देखने को मिल जाता है। क्लियर है? इसलिए एक चीज और याद रखना, यहां पर भी जब लिम्फ नोड का एनवायरमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इस वजह से हमें जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं वो कैसे लक्षण हैं, जिसमें आपको आपका स्वेलिंग वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप में जब लिम्फ वेसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो आपका बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन वाला जो प्रोसेस है, जहां कार्डिनल साइन में स्वेलिंग देखने को मिलती है, वो यहाँ एक्टिव हो रहा है।
मतलब यह इन्फेक्शियस कंडीशन डेवलप हो रही है, जिसमें इस एजेंट का लिम्फेटिक फिलेरियोसिस जो है, उसका जो वर्म है, उस वर्म की स्मॉल फॉर्म माइक्रोफिलेरी हमारी बॉडी में मच्छर के बाइट करने से एंटर कर रही है और कहीं ना कहीं हमारे लिम्फ नोड में इन्फ्लाम्ड कंडीशन कोज कर रही है। इसीलिए जब इन्फ्लामेशन बॉडी में होता है तो पहला साइन सबसे पहले एडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी ही देखने को मिलता है, और यहाँ लिम्फ एडिनोपैथी के साथ में स्वेलिंग इन द स्पेशली लोअर लिम्ब में हमें देखने को मिल रही है। क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करूं, इससे पहले मैं आपको कुछ इसकी इमेजेस भी दिखाता हूं। देखिएगा कैसी इमेज होती हैं। यह तो एलिफेंटियासिस है, आपके सामने जो दिखाया गया है यह एलिफेंटियासिस है। हाँ, इसका पैर देखिएगा, जो इसका ये पैर है, देखो हाथी के समान पैर दिखाई दे रहा होगा, कितना मोटा सारा पैर है, एलिफेंटियासिस। क्लियर है? इसमें भी देखिएगा पैर कितने मोटे मोटे हैं। इसके अलावा इसमें देखो स्क्रोटल में की स्वेलिंग देखने को मिले, लाइक है हाइड्रोसील। क्लियर? टेस्टिस बहुत ज्यादा इन्फ्लाम्ड, स्वेल्ड और फिल्ड विथ अफ्लूइड नजर आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो इमेजेस हैं वो आपको याद रखनी है। जब भी एलिफेंटियासिस या फाइलेरियोसिस देखने को मिले, आपको ध्यान रखना है कि ऐसी वाली इमेजेस पेशेंट में नजर आएंगी। बहुत मोटा सारा हो जाना है, पेशेंट ऐसे लगेगा हाथी के समान हो गया है। क्लियर है? चलिएगा अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को लेकर, इसे कैसे डायग्नोस करना चाहिए। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसमें जो पहला टेस्ट है बोले तो एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस जो करते हैं, मोस्ट कॉमन एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस, एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस में जो किया जाता है मोस्टली, वह टेस्ट इसका है मास ब्लड सैंपल। यानी कि जब लिम्फ नोड वेसल्स में है, इसका मतलब आप ब्लड सैंपल लोगे और ब्लड का असेसमेंट किया जाएगा। जैसे मलेरिया में ब्लड सैंपल लेते हैं, वैसे ही यहां पर भी ब्लड सैंपल लिया जाता है, और ब्लड सैंपल लेने के बाद में आप इसका कंफर्म करेंगे। अब ब्लड सैंपल में भी बातें ध्यान रखने की है कि ब्लड सैंपल तो आप ले रहे हैं, लेकिन कैसी स्लाइड लेंगे, तो याद रखना यहां पर थिक स्लाइड लेते हैं। कैसी स्लाइड होगी है? थिक स्लाइड होगी। अमाउंट कितना, तो 20 क्यूबिक mm बोले तो 0.02 ml अमाउंट लिया जाता है। क्लियर है? ये सारे पॉइंट इसके मास ब्लड सैंपल में इंक्लूड होते हैं। यह स्लाइड हम बनाएंगे और फिर हम इसमें इस राउंड वर्म का डिटेक्शन किया जाता है, लेकिन यह कन्फर्मेटिव नहीं है, नॉट कन्फर्मेटिव। यह कन्फर्मेटिव टेस्ट इसका नहीं है। क्लियर है? मास ब्लड सैंपल करते हैं, हालांकि मोस्ट कॉमनली एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस वाला टेस्ट यही है। इसके अलावा इसमें एक टेस्ट और कर सकते हैं जो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होता है, उसमें अभी रिसेंटली काम आने लगा है। पहले तो यही काम आता था, अभी जो रिसेंट करने लगे हैं उसमें वाटर जो होता है उसे फिल्टर करके, क्योंकि ये जो वर्म होते हैं ना वाटर में रहते हैं, तो पानी को फिल्टर करके और उसमें पता करते हैं। उसका नाम होता है मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्ट। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट क्या होता है यह टेस्ट? इस टेस्ट में जो वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर, उसे फिल्टर करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप किया जाता है। तो इसमें हम करते हैं ट्रैप द वर्म। जो वर्म होते हैं उन्हें ट्रैप करते हैं बाय फिल्टरिंग द वाटर थ्रू। किसके द्वारा? तो जवाब होगा मेम्ब्रेन फिल्टर के द्वारा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट। तो मेम्ब्रेन फिल्टर, जो मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, उस मेम्ब्रेन फिल्टर के द्वारा क्या करते हैं हम?
पानी को छानेंगे और उसमें से क्या ट्रैप करेंगे आप, तो आप ट्रैप करने की कोशिश करोगे, पकड़ने की कोशिश करोगे वर्म को, फिर कंफर्म करते हैं। तो ये ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होता है, ज्यादा कंफर्मेटी, ज्यादा एक्यूरेसी वाला टेस्ट है, जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह भी हम परफॉर्म कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा देखिएगा और क्या इंपॉर्टेंट बातें यहां हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अलावा यहां पर इसके जो कुछ प्रोग्राम चले आ रहे हैं, उन प्रोग्रामों का जिक्र भी हम कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम चल रहे हैं, पहला प्रोग्राम है नेशनल फाइल एरिया कंट्रोल प्रोग्राम। फाइल एरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में आया था। एग्जाम में सवाल आ चुका है इसके ऊपर। नेशनल फाइल एरिया कंट्रोल प्रोग्राम CHO का सवाल बन चुका है एग्जाम में यह एक बार। इसके अलावा नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, फुल फॉर्म भी याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है। नाम बोल रहा हूं, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2003 में आया था, 2003 में। और ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में के तहत टोटल 6 बीमारियों से रक्षा होती है। कितनी बीमारियों से? 6 से। क्लियर है? कितनी बीमारियों के लिए आया था? जवाब होगा 6 डिजीज। 6 बीमारियां हैं जिनके लिए आया था नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। 6 कौन कौन सी हैं? मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, डेंगू, चिकनगुनिया, और जापानीज एनसेफेलाइटिस। ये 6 बीमारियां हैं जिनके लिए प्रोग्राम आया था। प्रोग्राम का नाम था नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। यानी इसके अंदर एक भाग फाइलेरिया का भी है। इसलिए मैंने कहा है कि फाइलेरिया के लिए कितने प्रोग्राम हो गए? 2। पहला नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, दूसरा नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। 2003 में यह आया था। क्लियर है? चलिएगा अब बात कर लें इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड कि कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट देखिएगा, ट्रीटमेंट वाला पोर्शन। ट्रीटमेंट में इनकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है उसे हम बोलते हैं DEC, डाई इथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। डाई इथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। डाईथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट यह यूज लेते हैं हम इसके लिए। अब इनका पर्टिकुलर अलग अलग तरीके से यूज है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नंबर फर्स्ट किसके इलाज के लिए? टू किल, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म थी बोले तो टू किल माइक्रोफिलेरी। जो माइक्रोफिलेरी है उसे किल करने के लिए जो हम काम में लेते हैं उसमें आती है DEC प्लस। एक तो DEC काम में लेते हैं, एक लेते हैं इवरमेक्टिन
मैक्टिन, इवरमैक्टिन और डीईसी। इसमें जो डीईसी है यह काम में ली जाती है लगभग 6 mg पर केजी। 6 mg पर केजी कितने दिन तक? तो 12 डेज, 12 दिन के लिए काम में लेते हैं। 6 mg पर केजी फॉर 12 डेज। इसके अलावा जो यह है आपकी, यह काम में लेते हैं 200 माइक्रोग्राम पर केजी स्टेट। तो यह 6 mg और यह 200 माइक्रोग्राम। डीईसी बोले तो डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट और इवरमैक्टिन, दोनों दवाइयां यहां काम में ले रहे हैं। इसके अलावा इसी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एडल्ट, यह तो आपकी मैंने बोला है किसके बाद इलाज के लिए काम में ले रहे हैं, तो मैंने बोला माइक्रोफिलेरी के लिए। दूसरा होता है टू किल एडल्ट वर्म। आपका जो एडल्ट वर्म आता है उसे मारने में भी काम में लेना चाहिए। उसे मारने के लिए क्या काम में लेंगे और कितना काम में लेंगे? तो कीड़े मारने की प्रचलित दवा एल्बेंडाजोल, एंटी एलमंथिक एल्बेंडाजोल काम में लेते हैं 400 mg ट्वाइस ए ईयर। साल में 2 बार काम में लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कम्युनिटी के हिसाब से, मास लेवल पर बात करें, मास थेरेपी, लार्ज लेवल पर काम में लेना चाहते हैं मास थेरेपी के रूप में काम में ले रहे हैं। बोले तो होल कम्युनिटी पर काम में लेना चाहते हैं, पूरी कम्युनिटी के लिए आप दवा काम में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आप काम में लेंगे थेरेपी, उसमें हम काम में लेते हैं डीईसी। बोले तो डाई इथाइल कार्बामाजिन, यही काम में ले रहे हैं। अमाउंट क्या है इसका? अमाउंट 1 से लेकर 4 ग्राम लेंगे पर केजी, और यह 6 to 9 मंथ तक काम में आती है। तो यह जो डोज फॉर्मूलेज हैं यहाँ हम काम में ले रहे हैं। स्पेशली दवाइयाँ हैं, जो 3 दवाइयाँ मैंने बताई है, एक डीईसी डाई इथाइल कार्बामाजिन, दूसरी दवाई है इवरमैक्टिन, तीसरी दवाई है एल्बेंडाजोल, कीड़े मारने की दवा। क्योंकि जो एलिफेंटियासिस है, बोले तो हाथी पांव रोग, वह एक कीड़े की बीमारी ही है जिसे हम राउंड वर्म कह रहे हैं। पैरासाइट राउंड वर्म है जिसके द्वारा यह बीमारी हो जाती है। इसी के साथ में फाइलेरियोसिस समाप्त होता है। आप एक बार इसका क्विक रिव्यूज देख लीजिएगा क्या क्या कंडीशन इसमें होती हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं उसके दूसरे नाम, इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इसके नामों में। इसके जो नाम आपके सामने मैंने लिखे हैं, सबसे पहला है लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, इसे हम कह रहे हैं। दूसरा आपका है, इसी का नाम है एलिफेंटियासिस, इसी का नाम होता है फाइलेरिया। इसी के बाद नेक्स्ट हमने बात की एजेंट का नाम पैरासाइटिक राउंड वर्म है। क्या नाम है? पैरासाइटिक राउंड वर्म, इसे हम कह रहे हैं। इसके अलावा दूसरा मोस्ट कॉमनली पैरासाइटिक राउंड वर्म में वुचीरिया बैनक्रफ्टाई, ब्रूजिया टिमोरी, ब्रूजिया मलाई, संघ है निमेटोडा संघ। कौन से संघ में आती हैं? जवाब देंगे निमेटोडा संघ के अंदर यह आते हैं। और यह कैसी है? आपका जवाब होगा वेक्टर बोर्न होती है। क्लियर है? वेक्टर बोर्न है। वेक्टर में क्यूलिक्स और मंसोनिया दोनों का मैंने नाम बताया है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आप देखिएगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इंग्वाइनल और सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी आपको नजर आ रही है। क्लियर है?
इंग्वाइनल, सर्वाइकल, इसके अलावा साथ साथ में एक्सिलरी भी रहती है, एक्सिलरी लिम्फ नोड भी एनलार्ज रहते हैं, सर्वाइकल एंड एक्सिलरी, एक्सिला वाले, एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी, स्वेलिंग इन जेनाइटल ऑर्गन, हाइड्रोसिल, स्वेलिंग इन लोअर लिम्स और फीवर विथ चिल्स। और इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं तो 8 से लेकर 16 महीने, यानी कि बहुत लंबा इसका ड्यूरेशन देखा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट हमने बात की आपका कि इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, पैथोजेनेसिटी में माइक्रोफाइलेरी अफेक्ट करता है लिम्फ वेसल को और लिम्फ नोड को। क्लियर है। इसके अलावा दोनों इमेजेस मैंने आपको दिखाई। इसके बाद हमने बात किया कि रिसेंट के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में दोनों डायग्नोस्टिक टेस्ट हम पढ़े हैं। पहला तो आपका है मास ब्लड सैंपल वाला, जो कि यह, इसमें एक चीज और याद रखना है, सैंपल जो हम ले रहे हैं ना, सैंपल, इसका ड्यूरेशन पर भी सवाल एग्जामिनर आपको दे सकता है। इसका सैंपल हम लेते हैं रात्रि में ही, 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक ले सकते हैं आप, 12 PM तक, क्योंकि यह जो आपका वर्म होता है ये नाइट में ही आता है। किसमें? ब्लड में। क्लियर है। प्रेजेंट इन ब्लड, प्रेजेंट इन ब्लड इन नाइट, रात्रि में ही यह आएगा। इसलिए आप इसका सैंपल कितने समय पे लोगे, कौन से समय में लोगे, तो जवाब होगा 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक लिया जाता है। इस वाले मास सैंपल की बात मैं कर रहा हूं। इसके अलावा जो रिसेंट ट्रेंडिंग वाला है आपका, उसमें मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट करते हैं। कौन सा है? मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट। ये ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा ऑथेंटिक है, इसलिए मैंने बोला इसे आप कन्फर्मेटिव भी कह सकते हो। अगर सवाल आए बताओ कन्फर्मेटिव कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? यही वाला कन्फर्मेटिव है, नया है, अभी ज़्यादा एक्यूरेट है। इसके अलावा बात करें हम नेक्स्ट, और हमने पढ़ा इसके प्रोग्राम्स के बारे में। 2 प्रोग्राम मैंने बोला, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, पहला है नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और दूसरा प्रोग्राम है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसमें कितनी डिजीज इन्वॉल्व है, तो हमने बताया इसके अंदर आपकी जो डिजीज आती हैं उसमें 6 डिजीज इन्वॉल्व हैं। अब 6 में कौन कौन सी डिजीज है वह आप देखिएगा। एक तो आपकी है मलेरिया, एक है आपकी फाइलेरिया, एक आपकी है कालाजार, एक है डेंगू, एक चिकनगुनिया और एक जापानीज एनसेफेलाइटिस। क्लियर है। इसके अलावा ट्रीटमेंट फेज में हम पहुंचे और इलाज मैंने पर्टिकुलर इलाज बताया है। ड्रग ऑफ चॉइस है DEC, डाई इथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। यह किसको मारने में बेसिकली काम में ले रहे हैं? माइक्रोफिलेरी को। इसमें DEC और इवरमेक्टिन काम में लेते हैं। इसके अलावा दूसरा है आपकी टू किल द एडल्ट वर्म, जो एडल्ट वर्म है उन्हें मारने में आप क्या काम में लोगे, तो फिर आपका जवाब होगा एडल्ट वर्म को मारने के लिए हम काम में लेते हैं क्या? एडल्ट वर्म के लिए आप काम में लोगे एल्बेंडाजोल। क्या काम में लोगे? एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल काम में आने वाली है इसके लिए। और एल्बेंडाजोल कितना? तो 400 mg ट्वाइस ए ईयर आप काम में ले सकते हैं। मास थेरेपी के रूप में काम में लेंगे होल कम्युनिटी, या इसके लिए आप DEC 1 से 4 ग्राम काम में ले सकते हैं। कितने ग्राम? 1 से लेकर 4 ग्राम आप काम में ले सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट वे पॉइंट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो आपकी लिम्फेटिक फिलियरेसिस से। क्लियर है। चलिएगा अब बात हम करने वाले हैं इसके बाद में नेक्स्ट, इसी की वेक्टर बॉर्न डिजीज में ही डिजीज आती है काला अजार, उसके बारे में पढ़ते हैं। काला अजार नेक्स्ट हमारी डिजीज है काला अजार। काला अजार, इस पर भी सवाल आता है। काला अजार, एक सवाल आया था कि इसमें जो वेक्टर होता है वह क्या है,
तो ऑप्शन में थे सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, टिक फ्लाई, मॉस्किटो। ये सवाल रिपीट होता रहता है कंटिन्यूअसली। दूसरा जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसके अलावा इसके एजेंट पर भी क्वेश्चन आता है, लीशमेनियासिस या लीशमेनिया डोनोवानाई से हम कहते हैं। ये सारे के सारे सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। तो आइए इनके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस बीमारी के नामकरण के बारे में आपसे पूछूं, क्या क्या नाम है, यहां से क्या सवाल बन सकता है नाम से रिलेटेड। तो देखिएगा, नाम से रिलेटेड आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसी का नाम होता है ब्लैक फीवर। क्या नाम होता है? ब्लैक फीवर, काला बुखार इसे ही कहते हैं। ब्लैक फीवर के नाम से यह जाना जाता है। नंबर 2, इसे लीशमेनियासिस भी बोलते हैं। लीशमेनियासिस के नाम से भी बोला जाता है। इसी को बोलते हैं ब्लैक फीवर, इसी का नाम है लीशमेनियासिस। और यह जो डिजीज है यह कैसी है, तो भी आपका जवाब होगा वेक्टर बोर्न होती है। वेक्टर बोर्न डिजीज है। कैसी है? वेक्टर बोर्न डिजीज यह होती है। ब्लैक फीवर, लीशमेनियासिस या वेक्टर बोर्न डिजीज के नाम से यह जानी जाती है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट बात करें इसके एजेंट को लेकर कि इसका एजेंट क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, एजेंट का नाम क्या है। जब भी एजेंट से रिलेटेड सवाल आए तो आपको बोलना है लीशमेनिया डोनोवेनाई। लीशमेनिया डोनोवेनाई, लीशमेनिया डोनोवेनी या डोनोवेनाई। यह जो लीशमेनिया डोनोवेनी है यह इसका एजेंट होता है। बोले तो काला जार जो है, काला जार का एजेंट क्या होगा? आप बोलोगे लीशमेनिया डोनोवेनाई होता है। क्लियर है? अब सवाल आता है कि यह कैसा है। याद रखना यहां पर 2 मिसकंसेप्शंस हैं, कंफ्यूजन है। यहां बात करूं मैं इंडिया में, जब तो इंडिया में तो यह नॉन जूनोटिक है। अगर आप बात करोगे इंडिया की, किसकी बात हम कर रहे हैं? इंडिया की। अगर हम बात करें इन इंडिया, भारतवर्ष में, तो यह कैसा है? आपका जवाब होगा नॉन जूनोटिक। नॉन जूनोटिक है, यानी कि नॉन जूनोटिक होता है यह। लेकिन यही सवाल अगर आपको मिले कि और किस जगह पर, कुछ ही पर्टिकुलर कंट्रीज में यह जूनोटिक भी हो सकता है, और जहां जूनोटिक होता है वह मतलब बोले तो जानवरों से फैलने वाली, तो उनमें वही सेम जैसे जाकाल जिसके बारे में हम बात करे थे जब हम पढ़ा रहे थे आपका जापानीज एनसेफेलाइटिस, उसमें हमने बात की। तो जाकाल है, फोक्स है, काऊ है, इन सभी के द्वारा यह देखा जाता है। जाकाल है आपका, फोक्स है आपका, इसके अलावा आपके डॉग्स, कुत्तों के द्वारा भी होता है। कुछ जगह ऐसा माना गया है डॉग्स के द्वारा। डॉग बेसिकली रेबीज कोज करते हैं हमारी इंडिया में, क्लियर है, और ऑस्ट्रेलिया में बैट। तो जूनोटिक मानते हैं, लेकिन इंडिया की मैं बात करूं ना मैं, तो यह जूनोटिक नहीं है हमारे। तो यहाँ इसका जो ट्रांसमिशन होता है वह ट्रांसमिशन एक सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। क्लियर है? छोटा कीट है सैंड फ्लाई, उसके द्वारा होता है, जिसे हम बोलते हैं फ्लीबोमेटस सैंड फ्लाई। क्लियर? तो एजेंट पे एक क्वेश्चन केवल डायरेक्टली कि एजेंट बोले तो लीशमेनिया डोनोवेनाई। इंडिया में कैसा होता है? नॉन जूनोटिक होता है। बस इतना आप याद रखें। क्लियर? चलिए आगे हम बात करें। अगर हम बताना चाहें कि बताओ इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड, तो आप बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड 1 महीने से लेकर 4 महीने तक हो सकता है, 4 मंथ तक। थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबा भी लेते हैं, ऐसे मानते हैं कि इसका ड्यूरेशन 10 दिन से लेकर 2 साल तक देखा गया है।
10 दिन से लेकर 2 साल तक ड्यूरेशन देखा गया है इसके इंक्यूबेशन पीरियड का। बोले तो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा हमें देखने को मिल सकता है। क्लियर है। इसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात करें, इसके एम और टी मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, यह डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसमिट होगी। तो ध्यान दीजिएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जो ट्रांसमिशन वाला पोर्शन है इसमें सबसे पहले मोस्ट कॉमन बता रहे हैं। ज्यादा तो देखो मैंने बोला कि यह भी वेक्टर के द्वारा ही होगा, तो इन्फेक्टेड सैंड बाइट के द्वारा हो सकता है, जो आपकी फ्लाई है उसके बाइट से। तो इन्फेक्टेड फ्लाई बाइट, जो आपकी इसमें जो इन्फेक्टेड फ्लाई है, जो कीट उड़ता है, उसके द्वारा यह देखा गया है। तो मैं कह सकता हूं इन्फेक्टेड जो फ्लाई है उसकी बाइट से यह हो सकता है। इसके अलावा कंटामिनेटेड वुंड से देखा जा सकता है, कंटामिनेटेड वुंड के द्वारा, कंटामिनेटेड घाव वुंड उससे भी हो सकता है, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी यह देखा गया है। क्लियर है। तो पॉइंट देखिएगा, क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से लेकर 4 महीने, इसका ड्यूरेशन 10 दिन से लेकर 2 साल तक हो सकता है। एक लंबा इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में बात करें, मुख्यतः तो यह जो आपकी सैंड फ्लाई है उसी के द्वारा होने वाला है, इन्फेक्टेड फ्लाई बाइट के द्वारा। इसके अलावा कंटामिनेटेड वुंड हो सकता है, कंटामिनेटेड ब्लड हो सकता है, या जो कंटामिनेटेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन है उसके द्वारा यह ट्रांसमिट हो सकता है। एक बात और कि यह मोस्टली जिस एज ग्रुप को प्रभावित करती है, तो याद रखना है 5 to 9 ईयर, 5 से 9 साल तक की एज ग्रुप वाले ज्यादा प्रभावित होते हैं इस डिजीज से। 5 to 9 ईयर मतलब चिल्ड्रंस को ज्यादा प्रभावित करेगा। बोले तो अगर सवाल मिले कि बताओ आपकी जो यह डिजीज होती है यह मोस्टली कौन से एज ग्रुप को प्रभावित करती है, आपका जवाब होगा 5 to 9 ईयर, यानी 5 से लेकर 9 साल तक के बच्चों को यह ज्यादा प्रभावित करती है। क्लियर है। तो पॉइंट्स क्लियर हुए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड और एज वाला फैक्टर क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो लगातार रिपीट हो रहा है कुछ एग्जाम्स में, और उसमें इसका जो वेक्टर है वो पूछा गया है। वेक्टर क्या है? तो आपको बोलना है फ्लीबोमेटस सैंड फ्लाई, फ्लीबोमेटस सैंड फ्लाई। सवाल आया जो था वह बीएचयू से आया था। शुरुआत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई थी बीएचयू की एग्जाम में, और जो सवाल था वो यह था सैंड फ्लाई। कालाजार ट्रांसमिटेड बाय, आंसर विल बी द सैंड फ्लाई। आंसर क्या होगा? सैंड फ्लाई के द्वारा। सैंड फ्लाई का मतलब हो समझ जाइएगा, इसमें जो फ्लीबोमेटस सैंड फ्लाई है यह क्या कोज करती है, यह फ्लीबोमेटस सैंड फ्लाई जो है वह इसके ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है। यहां ऑप्शन में आपको मिलेगा आपकी क्या क्या कंडीशन, जैसे आपको मिलेगा हाउस फ्लाई, टिक के द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अधिकतर जितने भी डिजीज हम पढ़ते आ रहे हैं लाइक जापानी एन्सेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब के सब ट्रांसमिट किसके द्वारा होते हैं? तो जवाब देते हैं हम मॉस्किटो। यहां मच्छर नहीं है, यहां सैंड फ्लाई है। नाम भी पूछ सकता है सैंड फ्लाई का, तो बिल्कुल बेझिझक बोलना फ्लीबोमेटस सैंड फ्लाई। क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एग्जाम का, याद रखने का पॉइंट, फ्लीबोमेटस सैंड फ्लाई के द्वारा यह क्या होती है? ट्रांसमिट। अब बात करें लक्षणों के बारे में, क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए लक्षण बताते हैं इसके। बहुत इंपॉर्टेंट से लक्षण यहां हैं, पिन पॉइंट लक्षण आते हैं। मैं कुछ रैंक के हिसाब से बताऊंगा। सबसे पहले
फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर। सबसे पहला है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया। इसके अलावा पेलर स्किन दूसरे नंबर पर आता है, पेलर स्किन। तीसरा है वेट लॉस। वेट लॉस। सबसे पहले क्या, एनोरेक्सिया, दूसरे नंबर पर क्या, पैलर स्किन, तीसरे नंबर पर क्या, वेट लॉस। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, 3 लक्षणों की बात हमने की है। नंबर फर्स्ट एनोरेक्सिया, नंबर सेकंड पैलर स्किन, और नंबर थर्ड होता है वेट लॉस। क्लियर है? इसमें वेट लॉस को एक नाम से और जानते हैं, इमासिएशन के नाम से भी जाना जाता है, दुर्बलता, इसे हम बोलते हैं इमासिएशन। इमासिएशन इसका मतलब होता है दुबला या दुर्बलता, जो पतला होता है, दुर्बलता, इसे बोलते हैं इमासिएशन। इसके अलावा एक चीज और आपने देखा, काला अजार। ये काला अजार पड़ा था नाम, इसके पीछे एक चीज है, इसमें स्किन कलर, वो ध्यान रखना है। यहां पर इंपॉर्टेंट नोट डालकर लक्षण बता रहा हूं। एक स्किन कलर, स्किन कलर, जो स्किन का कलर है वो चेंज होता है। स्किन कलर आपका जो है वह ग्रेइश हो जाएगा। स्किन कलर बिकम ग्रेइश। कहां पर? इन फेस पर, फिट पर एंड एब्डोमेन पर। इन इलाकों पर आपकी स्किन ऐसी हो जाती है, इसीलिए इसे बोलते हैं कालाजार। तो यहां स्किन में चेंजेस भी देखने को मिलेगा। स्किन में चेंजेस ध्यान से देखिएगा, स्किन कलर बिकम कैसा हो रहा है आपका, स्किन का जो आपका कलर है वह कैसा हो गया, ग्रेइश स्किन कलर हो जाता है। ग्रेइश कलर का हो रहा है फेस के ऊपर, फिट के ऊपर, और आपका कहां पर नजर आ रहा है, आपके एब्डोमेन के ऊपर। इसीलिए आप इसे क्या बोल देते हो, तो आपका जवाब होगा, इसी वजह से हम इसे काला आजार का नाम लेते हैं। कालाजार बोले तो स्किन का कलर बिकम ग्रे हो रहा है। इसके अलावा स्प्लिनोमेगेली भी नजर आएगी। स्प्लीन जो है उसमें आपको एनलार्जमेंट नजर आएगा, बोले तो स्प्लिनोमेगेली। स्प्लिनोमेगेली क्या क्या लक्षण बताए? सबसे पहले क्या, एनोरेक्सिया, दूसरे नंबर पर क्या, पेलर स्किन, तीसरे नंबर पर क्या, इमासिएशन यानी वेट लॉस, नेक्स्ट नंबर पर क्या, स्किन का कलर ग्रेइश हो गया, चेंज हो गया, इसलिए आपने कालाजार नाम दे दिया है। और सबसे लास्ट में स्प्लिनोमेगेली देखने को मिलता है। लक्षण एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए, लेकिन आपको याद रखने, एग्जाम में जो यहां से सवाल मिला है वह सैंड फ्लाई से रिलेटेड था, जो मैंने बताया, और दूसरा लीशमैनिया डोनावेनाई यानी इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? चलिएगा अब बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। भाई डायग्नोस कैसे करना है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में यहां कुछ पर्टिकुलर टेस्ट हैं जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहला टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट यहां करते हैं हम, उस टेस्ट को हम बोलते हैं एल्डिहाइड टेस्ट। क्लियर है? इसके अलावा एलाइजा, एक तो एलाइजा हाँ यहां परफॉर्म करते हैं, एलाइजा कर सकते हैं। दूसरा आता है नो पियर्स एल्डिहाइड टेस्ट। नो पियर्स एल्डिहाइड टेस्ट कौन सा है? नो पियर्स एल्डिहाइड टेस्ट। यह जो टेस्ट है कंफर्मेटिव नहीं है, लेकिन कुछ चीजें बताता है ये। और क्यों कंफर्मेटिव नहीं है उसकी बात हम भी करते हैं, क्योंकि यह पॉजिटिव तो कब होता है, देखिएगा यह टेस्ट पॉजिटिव आता है आफ्टर 2 to 3 मंथ ऑफ डिजीज, यानी बीमारी होने के 2 से 3 महीने बाद यह पॉजिटिव आना होता है। लेकिन यह नेगेटिव भी हो जाता है 6 महीने बाद। मतलब टेस्ट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा।
कब हो जाएगा? तो आप जवाब देंगे नेगेटिव हो जाना है आफ्टर 6 मंथ ऑफ क्योर। 6 मंथ ऑफ क्योर हो जाने के बाद, ट्रीटमेंट हो जाने के बाद 6 महीने बाद यह नेगेटिव भी हो जाता है, इसीलिए इसे कन्फर्मेटिव नहीं बोलते हैं, क्योंकि यह नेगेटिव और पॉजिटिव होता रहता है, इसलिए नॉट कन्फर्मेटिव। यह कन्फर्मेटिव नहीं है, नॉट कन्फर्मेटिव, कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है। क्लियर? क्या क्या बातें की ध्यान से देखिएगा, टेस्टों से रिलेटेड बात कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, सबसे पहले मैंने बात की, यहां आप इलाइजा कर सकते हैं, इलाइजा के अलावा आप कर सकते हैं यहां पर दूसरा टेस्ट मैंने बताया, आपका टेस्ट का नाम मैंने बोला नो पेयर्स एल्डिहाइड टेस्ट, नो पेयर्स एल्डिहाइड टेस्ट यहां कर सकते हैं। इसमें 2 से 3 महीने में ये पॉजिटिव आ जाता है और उसके बाद में यह नेगेटिव चला जाता है। कितने महीने बाद? तो 6 महीने बाद नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहां अगर कन्फर्मेटिव टेस्ट की बात आती है तो यहां पर हम क्या करते हैं, मोंटी एक टेस्ट करते हैं, मोंटी जो कन्फर्मेटिव है, लीशमैनिन स्किन टेस्ट है बेसिकली, सी उसको 2 नाम से जानते हैं, लीशमैनिन स्किन टेस्ट, लीशमैनिन स्किन टेस्ट, या इसी का नाम है मोंटी मैरो टेस्ट, यह भी स्किनी है टेस्ट, स्किन टेस्ट। क्लियर है? तो यहां पर 2 टेस्ट हम कर रहे हैं, लीशमैनिन स्किन टेस्ट और मोंटी मैरो स्किन टेस्ट। क्लियर है? ये कन्फर्मेटिव टेस्ट होते हैं आपके। इन टेस्टों में क्या करना है, जो हम कन्फर्मेटिव मानते हैं स्किन के द्वारा, जो आपका स्किन का टेस्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे, आपका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उसका डिटेक्शन इसमें किया जाता है। क्लियर है? तो यह इसका कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। क्वेश्चन मिले कि कन्फर्मेटिव कौन सा होगा, तो आपका जवाब होगा यह इसका कन्फर्मेटिव टेस्ट है। हालांकि टेस्ट 3 बताए, एलाइजा मैंने बताया, नो पेयर्स एल्डिहाइड टेस्ट बताया, लीशमैनिन स्किन टेस्ट बताया, और मोंटी मैग्रो नाम में करेक्शन करना, मोंटी से हम बोलते हैं मोंटी निग्रो स्किन टेस्ट, मोंटी निग्रो स्किन टेस्ट। कन्फर्मेटिव टेस्ट यह होता है जिसमें स्किन के अंदर हम डिटेक्शन करते हैं, इसलिए इसका नाम स्किन टेस्ट पड़ा हुआ है। यह सारे के सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वाले क्राइटेरिया है। एलाइजा है, नो पेयर्स एल्डिहाइड टेस्ट है, और तीसरा टेस्ट है लीशमैनिन या मोंटी निग्रो स्किन टेस्ट। क्लियर? अब बात करें इसके ट्रीटमेंट वाले पोर्शन से। बोले तो इलाज क्या करना चाहिए अगर हो गया तो, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन तुमने कर लिया तो इलाज बताइएगा। अब इलाज में सबसे पहले तो एक हम जो इंसेक्टिसाइड है उसका स्प्रे करते हैं, स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड, स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड का स्प्रे। अब इंसेक्टिसाइड जो कॉमन इंसेक्टिसाइड होता है, आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, DDT। सवाल आता है इसके नाम के ऊपर। कॉन्टैक्ट पॉइजन है भाई, यह है, अगर हाथ के टच हुआ तो पॉइजन कर सकता है, कॉन्टैक्ट पॉइजन आता है ये, कॉन्टैक्ट पॉइजन याद रखना है, DDT कॉन्टैक्ट पॉइजन होता है। फुल फॉर्म देखिएगा DDT की क्या होती है, डाई
क्लोरो, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन। यह जो आपका स्प्रे है कितने हाइट तक और कितने अमाउंट में करते हैं, तो ध्यान रखना है 1 से 2 ग्राम पर स्क्वायर मीटर एरिया में हम करते हैं। और इसका जो हाइट होगा, हाइट वह होता है 6 फीट हाइट। कितना? 6 फीट, क्योंकि 6 फीट से ऊपर आपकी जो फ्लाइज हैं वो फ्लाई नहीं करती हैं, आपके सैंड फ्लाई नजर नहीं आएगी, इसलिए 6 फीट तक आप इसका स्प्रे करेंगे। मतलब जो एरिया होता है 6 फीट तक का, उस एरिया तक आप इसका स्प्रे करेंगे, जिसे डीडीटी का स्प्रे आप कह रहे हैं। ये तो एक नॉर्मल स्प्रे वाली बात हो गई। अब हो गया तो भाई किसी का अगर हो ही गया तो फिर उसका इलाज भी करना पड़ेगा, तो कुछ ड्रग्स भी काम में लेंगे। तो पर्टिकुलर ड्रग्स की नाम देखिएगा। सबसे पहले तो कुछ ओल्ड मेडिसिन्स थी, बोले तो प्रीयर यूज आने वाली, जो अभी नहीं आती हैं, ओल्ड ड्रग्स। हालांकि यह काम आती थी उस समय, डीओसी के रूप में ही थी। इसे हम बोलते हैं सोडियम स्टीबो ग्लूरल्डिहाइड, ग्लूकोनेट। सोडियम दवाई का नाम देखिएगा, सोडियम स्टीबो ग्लूकोनेट। सबसे पहली दवाई है सोडियम स्टीबो ग्लूकोनेट, फर्स्ट सोडियम स्टीबो ग्लूकोनेट। क्लियर है? इसके बाद इसका नया वर्जन आ गया, नई दवाई आ गई, न्यू ड्रग। जो नई ड्रग आई थी स्टीबो ग्लूकोनेट सोडियम, पुरानी थी। अभी बहुप्रचलित दवाई बहुत बार आपने सुना होगा, एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी बहुत लोगों से सुना होगा, इसका नाम बहुत जगह काम आता है। यह वर्म के अंदर एम्फोटेरिसिन बी, जहां भी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन की बात आती है इसका नाम जरूर आता है डीओसी के रूप में, एम्फोटेरिसिन बी। तो यहां पर मैंने बताया पुरानी दवाई थी सोडियम स्टीबो ग्लूकोनेट, इसके बाद नई दवाई आ गई एम्फोटेरिसिन बी। क्लियर है? इसके अलावा आपकी जो अलग अलग लाइन वाली ड्रग्स हैं उसमें नेक्स्ट है आपकी लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, फर्स्ट लाइन। फिर आती है फर्स्ट लाइन में आती है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। और यह जो दवाई काम में लेते हैं यह 10 mg पर kg स्टेट काम में ली जाती है। तो फर्स्ट लाइन कौन सी? लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। क्लियर है? इसके बाद आती है आपकी सेकंड लाइन ड्रग्स, और सेकंड लाइन में आती है मिल्टीफोसिन। दवाई का नाम है मिल्टीफोसिन, सेकंड लाइन ड्रग। सेकंड लाइन में आती है मिल्टीफोसिन प्लस पैरोमाइसिन
पैरोमामाइसिन। दोनों दवाई देखिएगा, मिल्टीफोसिन, मिल्टीफोसिन, और दूसरी है पैरोमामाइसिन। क्लियर है? यह आपकी सेकंड लाइन ड्रग्स थी। कौन सी ड्रग थी? सेकंड लाइन। बेटा नाम मेरे साथ के साथ स्पेल करते रहना है ताकि आपको याद हो। दवाइयों के नाम हैं, फर्स्ट लाइन है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, कितना mg? 10 mg पर kg। दूसरी सेकंड लाइन है मिल्टीफोसिन, और दूसरी है पैरोमामाइसिन, पैरोमामाइसिन। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड लाइन ड्रग की। थर्ड लाइन ड्रग जो इसकी आती है उस दवाई का नाम है एम्फोटेरिसिन बी इमल्जन, एम्फोटेरिसिन बी इमल्जन, एम्फोटेरिसिन बी इमल्जन। तो थर्ड लाइन क्या बताना है? एम्फोटेरिसिन बी इमल्सन। क्लियर है? एम्फोटेरिसिन बी इमल्सन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आए फोर्थ लाइन कौन सी होगी, तो कैप्सूल होगा मिल्टीफोसिन का। क्या होगा? मिल्टीफोसिन का कैप्सूल। बोले तो फोर्थ लाइन जो होगी यह है मिल्टी। यहां पर भी आपके जो यह लिखा है या मिल्टी फोसिन ही है, मिल्टी नहीं, मिल्टीफोसिन कैप्सूल, मिल्टीफोसिन का कैप्सूल। यह जो आपका मिल्टीफोसिन है इसका कैप्सूल है, जिसे हम इंक्लूड कर रहे हैं आपकी किसके अंदर? फोर्थ लाइन के अंदर। क्लियर है? फोर्थ लाइन, थर्ड लाइन एम्फोटेरिसिन बी इमल्सन, थर्ड लाइन। फोर्थ लाइन है मिल्टीफोसिन कैप्सूल, मिल्टीफोसिन कैप्सूल। क्लियर है? इसके अलावा फिफ्थ लाइन जो आती है इसमें दो दवाइयां इंक्लूड करते हैं, एक एम्फोटेरिसिन बी और एक है डीऑक्सीचोलेट। यह फिफ्थ लाइन है जिसमें एक तो है एम्फोटेरिसिन बी और दूसरी है आपकी सेकंड डीऑक्सीचोलेट। तो ये सारी की सारी दवाइयां हैं जो काम में लेते हैं हम किसके लिए? आपके कालाजार के लिए। एक बार क्विक रिव्यूज क्या क्या हमने देखा है कालाजार से। कालाजार को ब्लैक फीवर, लीशमैनियासिस, वेक्टर बॉर्न डिजीज के नाम से जाना जा रहा है। एजेंट है लीशमेनिया डोनोवानाई। इंडिया में यह नॉन जूनोटिक ही होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 महीना या 10 दिन से लेकर 2 साल तक रह सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, मुख्यतः इन्फेक्टेड फ्लाई बाइट से होगा। कंटामिनेटेड वो आपका वुंड और ब्लड भी कर सकता है। इसके अलावा 5 से 9 साल के बच्चों में मुख्यतः देखा जाता है। इसके अलावा हम बात करें आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के हिसाब से देखा जाए तो फ्लीबोमेटस सैंडफ्लाई। क्या होगा बेटा? फ्लीबोमेटस सैंडफ्लाई। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एनोरेक्सिया, पैलर स्किन, वेट लॉस। इसके अलावा स्किन का कलर ग्रेइश हो जाएगा, स्प्लेनोमेगाली नजर आना है। कन्फर्मेटिव टेस्ट और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें, एलाइजा, नो पेयर्स एल्डिहाइड टेस्ट। इसके बाद में लीशमैनिन स्किन टेस्ट या मॉन्टीनेग्रो स्किन टेस्ट यहां परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट में डीडीटी का स्प्रे हम कर रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर दवाइयां हैं, दवाइयों का नाम देखिएगा। सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, यह जो दवाई है यह इंजेक्शन फॉर्म में आती है।
इंजेक्शन होता है सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट। न्यू ड्रग आपकी है एम्फोटेरिसिन बी, कौन सी है, एम्फोटेरिसिन बी। फर्स्ट लाइन में लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, इसके अलावा सेकेंड लाइन में मिल्टीफोसिन और पैरोमामाइसिन, इसके अलावा थर्ड लाइन में एम्फोटेरिसिन बी का इमल्सन, फोर्थ लाइन में मिल्टीफोसिन का कैप्सूल, फिफ्थ लाइन में एम्फोटेरिसिन बी प्लस डीऑक्सीचोलेट। सारी की सारी दवाइयां हैं जो काला अजार में हम काम में लेते हैं। इसी के साथ 2 वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हमने समाप्त की, बोले तो काला अजार और दूसरा आपकी लिम्फेटिक फिलियरिसिस या फाइलेरिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी न्यू डिजीज के साथ। आज की क्लास में इतना ही।